14 में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और इस बीच नजर डालने एक बार फटाफट दुनिया भर के बाजारों पर। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी तो जरूर रही, लेकिन निचले स्तरों से बेहद शानदार रिकवरी। एक बार ये डाउ 200 अंकों से ज्यादा कमजोर था, लेकिन रिकवर होकर मामूली कमजोरी के साथ बंद हुए। लगातार 8वां दिन कमजोरी का था, लेकिन S&P जो 20 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, उसके पीछे वजह है एशियाई बाजारों की पॉजिटिव शुरुआत। निक्केई 1% से ज्यादा मजबूत है, हांगकांग के बाजार 0.5% से ज्यादा मजबूत है और शंघाई थोड़ा सा लाल निशान में आपको नजर आएगा। आज है करेंसी मार्केट की छुट्टी। 65 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ था रुपया और 99.30 के आसपास है डॉलर इंडेक्स। तो वहां से संकेत एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है, उन पर हमारे एक्सपर्ट से राय ली जाए। हमारे साथ है संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया और कुणाल सरावगी। ये बताएगा सुमित, क्या कोई मेटल स्टॉक शॉर्ट किया जाना चाहिए? क्योंकि 2 दिनों से, पहले तो ये हुआ, परसों तो सारे मेटल स्टॉक्स में तेजी की पोजीशन कम हुई और कल काफी शॉर्ट्स बनते हुए दिखे थे। आज बाजार की रिकवरी के साथ अगर ऊपर आए तो इन्हें खरीदें या फिर शॉर्ट करें फिर से? देखिए, प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर अनिल जी करना है सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, तो टाटा स्टील में एक शॉर्ट बनाया जा सकता है। टाटा स्टील ने कल एक अच्छा फॉल दिया है, 489 490 के लेवल से 475 तक स्टॉक कल ही हमको देखने को मिल गया है। प्योरली ऑन टेक्निकल बेसिस अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा और इसके अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर 10 से 15 रुपए का फॉल टाटा स्टील के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 465 466 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इमीडिएटली 480 तक अगर मिलते हैं टाटा स्टील, तो इसको सेल करके चला जा सकता है। 490 अबव का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 465 466 के लेवल्स का टारगेट हो सकता है 490 के स्टॉप लॉस से। तो पुलबैक में इसको सेल किया जा सकता है प्योरली फॉर दिस एक्सपायरी। ओवरऑल इस एक्सपायरी के बाद वापस फ्रेश व्यू लेना होगा कि लोअर लेवल से अगर ये रिकवरी लेना स्टार्ट करते हैं तो वापस तेजी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मेटल्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी तक पॉजिटिव ही बना हुआ है। तो 2 से 3 दिन के लिए इसके अंदर सेल किया जा सकता है। चलिए, तो टाटा स्टील, बागले साहब भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि अगर एक शेयर उनको शॉर्ट करना है तो वो टाटा स्टील होगा, और राय सुमित की भी वही आती हुई। HDIL ये एक और ऐसा स्टॉक है जो FNO से बैन से बाहर आया है। सिंटेक्स तो आया ही, और सिंटेक्स देखिए आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स, कुणाल सरावगी कह रहे हैं खरीदना चाहिए, विकास सेठी जी कह रहे हैं खरीदना चाहिए। लेकिन राय लेना चाहता हूं सुमित आपसे HDIL पर। मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियां बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, और कल भी हमने देखा था बॉम्बे डाइंग, देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। क्या HDIL में भी आज तेजी करनी चाहिए? से ही क्रॉस करेगा HDIL के अंदर, तो इस स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमको 85 से 90 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कल की क्लोजिंग 78.60 है स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। आई थिंक इसके अंदर जैसे ही 80 का लेवल क्रॉस करता है तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल की जा सकती है 77.50 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में टारगेट 85 और 90 आने वाले कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। बाइंग 80 के अबव करनी चाहिए। 80 के ऊपर खरीदारी करने की राय है इस वक्त। विकास, 2 स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं, IDFC बैंक और एडलवाइज। एक खबर ये आ रही थी कि IDFC बैंक ने अपनी कुछ एसेट्स जो है वो एडलवाइज की ARC को बेची है। तो इस पर मैं आपसे राय लूं। आप सवाल आपने जवाब तैयार रखें, उससे पहले प्री ओपनिंग सेशन शुरू हो चुका है, तो एक बार हमारे दर्शकों को फटाफट बता दूं कि वहां से किस तरह के संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। तो प्री ओपनिंग सेशन में आप देख सकते हैं 20 अंक ऊपर निफ्टी है, 56 अंक ऊपर सेंसेक्स नजर आ रहा है। तो थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत के संकेत है। करेंसी मार्केट एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आज बंद है, गुड़ी पड़वा की छुट्टी है, बैंक्स इस लिहाज से करेंसी मार्केट आज के लिए आज बंद है, तो वहां पर कामकाज नहीं, तो वहां से आपको कोई संकेत इस वक्त नहीं मिलेंगे। लेकिन बाकी संकेत जो मार्केट के लिए मिलते दिख रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर आपको नजर आएंगे इस वक्त। तो ये इस वक्त मामूली तेजी के साथ शुरुआत का संकेत है। बिल्कुल, और आपका सवाल लेते हैं। कुणाल से था वो सवाल, विकास जी से पूछा था, एडलवाइज और IDFC बैंक पसंद है आपको? नहीं, बिल्कुल, दोनों स्टॉक से लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही अच्छे लगते हैं, और एडलवाइज तो नीचे लेवल पे बहुत ही बार एक्चुअली रिकमेंड भी किया हुआ है। और मुझे लगता है IDFC बैंक ने भी जो अपने बैड एसेट्स को जो बेचा है, डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है। स्टॉक भी अपने ऊपरी लेवल से काफी पिटा हुआ है, और मुझे लगता है लंबी अवधि में ये बैंक में भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। सो आई वुड बी एडवाइजिंग बाय ऑन बोथ दीज स्टॉक्स। ओके, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। कुणाल, BEML, इस पर राय दीजिए। कुछ देर पहले एक्सचेंजेस को ये सूचना दी गई है कि 1421 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स BEML के हाथ लगे हैं। अच्छा, BEL पर तो सुमित बगड़िया साहब काफी बुलिश हैं, आज वो कह रहे हैं खरीदारी करिए। क्या BEML भी अच्छी तेजी आज के दिन दिखा सकता है? चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको?
देखिए डेफिनेटली चार्ट्स काफी बेहतर हैं हेमंत, हम लगातार इसमें एक ट्रेंड देख चुके हैं। कुछ कंसोलिडेशन जरूर फिलहाल चल रहा है, 1350 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आता है, और मान लीजिए आज इस खबर के चलते 1350 का लेवल ये निकाल पाने में सफल हो जाता है और उसके ऊपर क्लोज देता है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाय करना चाहिए। उस सूरत में 1500 तक के भी टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिहाज से मुझे लगता है कि 1280 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वहां रखें स्टॉप लॉस। NIT लिमिटेड, वांगे साहब इसके चार्ट देखिए, NIT लिमिटेड में क्या कोई मौका है खरीदारी करने का? क्योंकि कल के सेशन में मैं देख रहा था 15 लाख शेयरों की खरीदारी की है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के PMS डिवीजन ने 80 रुपए 42 पैसे पर, और स्टॉक मजबूती के साथ बंद हुआ था। क्या कोई मौका है तेजी करने का? अनिल जी, बिल्कुल पैटर्न काफी पॉजिटिव है। कल एक अहम लेवल रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है जो कि लगभग 80 है, और मुझे लगता है कि जब तक ये 80 के ऊपर रहता है इसमें नए टारगेट्स दिखेंगे। 95, 96 का मेरा अगला टारगेट होगा, जो कुछ हफ्तों का व्यू है। ओके, तो यहां पर मौका बन सकता है आपके लिए खरीदारी करने का। चलिए, और कहां है मौके आज के लिए खरीदारी करने के? आपको मिलता है स्टॉक 2020 की टीम में, जहां पर 20 प्लेयर्स को शामिल किया जाता है। प्लेयर से याद है, आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है, हमारा हिंदू नववर्ष है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो चल रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसका आखिरी टेस्ट मैच, आखिरी दिन, और अब हमें मुश्किल से 50 रन और चाहिए जीतने के लिए। तो इतिहास बनने वाला है, ट्रॉफी फिर से हिंदुस्तान के पास आ जाएगी। तो आज शुरुआती 1 घंटा टेस्ट मैच का भी बड़ा इंटरेस्टिंग और हमारे लिए बेहतरीन होने वाला, तो शुरुआत अच्छी होगी। लेकिन इस बीच हम स्टॉक 2020 का देख लेते हैं एक अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। हर बार की तरह बल्लेबाजों पर ही भरोसा किया है। जाइकॉम में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सिक्योरिटी सिस्टम्स के कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च करें, उसके दम पर तेजी बनेगी। बॉम्बे डाइंग अब पिछले कई दिनों से लगातार हमारी टीम में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। वेंकीज को कल भी टीम में शामिल किया था, 9-10% की तेजी देखने को मिली थी। आज भी अच्छी तेजी बन सकती है, 1000 रुपए का टारगेट आज अचीव हो सकता है। यहाँ पर नजर रखिए, ISMT जैसे छोटे मझौले शेयरों पर भी। SR शिपिंग भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। कुछ पुराने शिप्स को बेचने के लिए बोर्ड ने मंजूरी कल दी है, बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई। कोहिनूर फूड्स में भी रैली देखने को मिलेगी। मानसून में अगर चाल बिगड़ेगी तो फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, चावल के दाम भी बढ़ेंगे, तो उसका फायदा कोहिनूर फूड्स को मिलेगा। बड़ी इन्वेंट्री इनके पास रहती है। TVG और गीतांजलि जेम्स को इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र का बड़ा त्योहार है, उसके चलते बिक्री बढ़ती हुई नजर आ सकती है। TVG के ज्यादातर स्टोर्स मुंबई और उसके इलाके में है, तो यहाँ पर तेजी बनेगी। तनेजा एरोस्पेस में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। दिग्गज एयरलाइन कंपनी जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब में तेजी हो चुकी। अब छोटी मझौली कंपनियों में अच्छी रैली बन सकती है। एमिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। खरीदारी पे ही फोकस मेरी टीम पे भी है। रुचि सोया के लिए अच्छी खबर है, बल्क एक्सपोर्ट को मंजूरी है। टेक्नोफैब को 325 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इंडसइंड बैंक में CLSA ने अपना लक्ष्य काफी ऊपर 1680 कर दिया है। इंडोरामा के लिए भी अच्छी खबर, इनके भी लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है फिलामेंट यार्न पे। पिनकॉन अपनी 1 अप्रैल से जो हाईवेज के आसपास की स्पिरिट्स की दुकानें, लिकर की दुकानें, उनको चेंज करने वाला, जिससे कि वो बच जाए। पेनिनसुला लैंड और अनंतराज पर फोकस करिए, रियल एस्टेट में रिवाइवल के संकेत हैं। टाटा मोटर्स DVR में मेरिल लिंच ने 55 लाख शेयर कल बेचे हैं ओपन मार्केट में, वो एक नेगेटिव खबर है। प्रभात डेयरी की अच्छी खबर है, इनकी पूरी कोल्ड चेन जो थी उसको कल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है। और एस्टेक लाइफ साइंसेज पर रात रखिए, ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको यहां से बहुत ऊपर के लक्ष्य दिखाएगा, क्योंकि गोदरेज ने इनडायरेक्टली गोदरेज एग्रोवेट के जरिए अपना इसमें स्टेक बढ़ाया है। तो ये वो स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। और आप देखिए, रुचि सोया 5% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। वेंकीज, ये स्टॉक 40 रुपए और ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। कल 80 रुपए की तेजी यहां पर देखने को मिली। और कल हमने सुबह आपसे कहा भी था, योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर हैं, उनके आने के बाद जिस तरह से स्लॉटर हाउसेस के ऊपर बैन लगाने की बात उत्तर प्रदेश में निकल कर आई है, तो जो दूसरी कंपनियां हैं चिकन के कारोबार में, पोल्ट्री के कारोबार में, उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। CNBC आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी रहा है। 200% की रैली यहां पर देखी जा चुकी है जब से ये जैकपॉट स्टॉक का दर्जा इसे मिला है। ये बताइए, कल भी आप कह रहे थे कि एक अहम लेवल पार करता है तो और ऊपर जाएगा। जिन्होंने कल हमारे कहने पर खरीदा, उनको क्या होल्ड करना चाहिए और कौन से लेवल्स पर मुनाफा वसूल करना चाहिए? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपका क्या व्यू है इस तेजी के बाद? हेमंत, कल मैंने 1100 का व्यू दिया था, लेकिन वो कुछ महीनों का था। मुझे एक दिन में 9% अगर स्टॉक चले जाता है तो वो रेडार से बाहर हो जाता है, इसलिए से मैंने आज कवर नहीं किया। तो कल किसी ने लिया है, आज 881 का मैं स्टॉप लॉस दूंगा, वो जो कि कॉस्ट से बहुत ऊपर होगा।
और मुझे लगता है ये अगले 3 या 4 दिन में मुझे लगता है ये स्टॉक 1000 के पार जाना चाहिए। 1020, 1030 का इसका टारगेट होगा। ओके, तो ये राय है वेंकीज पर आपके लिए। आज भी 40 रुपए ऊपर दिख रहा है, 1000 की तरफ बढ़ने की कोशिश पूरी तरह से होती हुई दिख रही है इस स्टॉक के लिए। और निफ्टी में देखिए प्री ओपनिंग सेशन में अच्छी मजबूत शुरुआत, 32 पॉइंट के आसपास सेटल होने की तैयारी, 30 पॉइंट के आसपास आखिरी मिनट चल रहा है, अब सेटल होने की तैयारी है। तो मजबूत शुरुआत के आसार दिख रहे हैं। हेमंत, प्राइवेट बैंक से लीड कर रहे हैं, आईसीआईसीआई, इंडसइंड एक्सिस तमाम मजबूत हैं प्री ओपनिंग सेशन में, यहाँ अच्छी खरीदारी होती है। जी हाँ, और इंडिया बुल्स वेंचर्स पर भी नजर रखिएगा। प्रमोटर्स को आज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है। एग्रो स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। रुचि सोया में तो तेजी होगी। आज कोहिनूर फूड्स जैसे शेयर में 4% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी हो रही है। अनंत राज ये नीरज की टीम में आज था 4-4.5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है, तो काफी अच्छी तेजी। अच्छा, प्रभात डेयरीज, कल हमने आपसे कहा था डेयरी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। मॉडर्न डेयरीज में तेजी हुई, प्रभात डेयरीज में कल बाजार बंद होने के बाद खबरें आई तो यहां पर भी 4% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और ज्वेलरी स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करते हुए। बॉम्बे डाइंग पर सर एक कॉल लेना है, क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। विकास जी, हो क्या रहा है यहाँ पर? क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट ज्यादा होगी अब इस कंपनी की तरफ से, कोई कह रहा है प्रमोटर्स इन्फ्यूज करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एसेट्स बेचने की बात है। कुछ भी हो, वन साइड रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है, हर रोज बढ़ रहा है, 5-6% तक की तेजी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से रेमंड बढ़ा था। बॉम्बे डाइंग आपके रडार पर है क्या विकास जी? नहीं, देखिए बिल्कुल स्टॉक तो फोकस में है, पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी तेजी बन रही है। हाल ही में प्रोमोटर्स ने भी शायद अपना स्टेक इसमें इंक्रीज किया है, बट मैं इसको रेमंड जैसी जो तेजी है वैसा तो नहीं देखता हूं। हालांकि जिनके पास बने हुए हैं उनको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अब वेट करना पड़ेगा किस तरह का न्यूज फ्लो आता है, बट ये जितने भी सूडो रियल्टी स्टॉक्स है, खास करके बॉम्बे वाले, वो सब में ही अच्छी तेजी बन रही है। और यहाँ पे तो पर्टिकुलरली न्यूज फ्लो है तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी है। तो जो जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ वो तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है करेक्शन बिल्कुल स्वाभाविक है, आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो उस करेक्शन पे एक बार देखा जा सकता है इस स्टॉक को। और 50 रुपए के लेवल से हम यहाँ पर बता रहे हैं इस स्टॉक को आपके रडार पर रखना चाहिए। और वागले साहब भी इसके ऊपर काफी बुलिश रहे हैं। वागले साहब, ये बताइए, जिन्होंने खरीदा है, मुनाफा वसूल करने का समय है या 100 रुपए के आसपास ही किया जाए? थोड़ा ऊपर और जाना चाहिए यहाँ से। हालांकि मुझे याद है 50 से तो आप बोल रहे थे, शायद 48 से आप बोल रहे थे, मेरे रडार में वो 60 के बाद आया था। और 86 का मैंने एक 3-4 दिन पहले टारगेट दिया था, जो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ 90-92 तक, लेकिन फ्रेश बाइंग की थोड़ी सी अवॉइड करेंगे लेवल पे। ओके, फिलहाल अवॉइड करें खरीदारी के लिहाज से, अगर है तो आप पड़ा रहें। इस बीच 9080 के आसपास खुलने के संकेत है। निफ्टी के 36 अंकों की मजबूती के साथ 64 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है सेंसेक्स। श्रीराम ईपीसी एक और स्टॉक है, इस पर राय लेना चाहता हूं। कुणाल, आपसे चार्ट देखिए जरा श्रीराम ईपीसी के। 8% मजबूत दिख रहा है। पिछले हफ्ते, शायद इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते, मुझे याद नहीं, इसी हफ्ते की हम स्टॉक की बात कर भी रहे थे। और आज देखिए एलएनटी के साथ इनका एक जॉइंट वेंचर है तंजानिया में, इन्हें एक ऑर्डर मिला है $160 मिलियन का, और इसके चलते स्टॉक 8% ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। बताइए इसके चार्ट पर क्या राय है आपकी? देखिए, जरूर मुमकिन है अनिल जी कि थोड़ा बहुत अपसाइड यहां बन जाए, लेकिन ये एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है और मार्केट की तुलना में हमेशा से अंडर परफॉर्म करता रहा है। वॉल्यूम भी कुछ खास इसमें नहीं होते हैं, तो मेरी राय में फिलहाल इस न्यूज पर इसको ना खरीदें। अगर ये काउंटर 34-35 के लेवल को निकाल जाए तभी इसमें कुछ मीनिंगफुल अपसाइड बनेगा, तो इन स्तरों पर मैं इसको अवॉइड करूंगा। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल अवॉइड करने की बात, लेकिन आज बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ ये खुलने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जो गैप अप खुलने की तैयारी कर रहे हैं, उन पर नजर होनी चाहिए। फोकस में रहने वाले हैं इंडसइंड बैंक, 1680 रुपए का टारगेट जो सीएलएसए ने दिया है। आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इस पर नजर रखिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल बाजार बंद होने के आसपास होगी कोटक महिंद्रा बैंक की, इस पर भी नजर रखिए। दोनों ही शेयर देखिए मजबूती के साथ आज खुलने की तैयारी करते हुए, और छोटे मझोले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आज रडार पर रहने वाले हैं। लेकिन कमजोरी के साथ खुलेगा शायद रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर, साथ ही भेल में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी। अच्छा, भेल और आइडिया, इस पर एक चार्ट चेक भी लेना चाहता हूं कुणाल आपसे। देखिए, अब 31 मार्च के बाद तो ये निफ्टी से बाहर हो जाएंगे और हर रोज ये शेयर धीरे धीरे करके नीचे खिसक रहे हैं, खासतौर पर आइडिया। चार्ट्स कितने कमजोर हो रहे हैं और आपका क्या व्यू है इन दोनों ही स्टॉक्स पर, बताइए। इंडिया बुल्स हाउसिंग और आईओसी दरअसल शामिल होंगे, हालांकि नोन फैक्ट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके नीचे खिसक रहे हैं।
देखिए, आइडिया को लेकर के तो लगातार मेरी राय बिकवाली की रही है हेमंत, और मुझे लगता है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बना था, जिसका ब्रेकडाउन खबरों के बाद हमने देखा, और मुझे लगता है कि इसका जो लक्ष्य है वो 80 और 78 के रीजन में है, और वहीं पर यह स्टॉक सेटल होगा तो और गिरावट यहां पर गहरा सकती है। तो मेरी राय में डेफिनेटली आइडिया में और डाउनसाइड देखने को मिलेगी। BHEL डेफिनेटली डिस्पाइट ये न्यूज मुझे ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है, तो मुझे लगता है किसी डिक्लाइन में BHEL को जरूर खरीदने के लिए सोचा जा सकता है। फाइनली आइडिया है हेमंत, हमारे 85 के टारगेट के बेहद नजदीक पहुंच गया। जब 102 रुपए 103 रुपए तक तब हम कह रहे थे कि यहाँ से बिल्कुल जाइए, तो 85 तो पहला टारगेट है, लगभग वहां पर लगभग पहुंच ही गया ये। मतलब कोई खरीदने का रीजन बचा नहीं स्टॉक में। हाँ, अब 85-80 रुपए के आसपास आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से बुरा नहीं है, बस उतना ही हो सकता है। बट अदरवाइज चलिए, स्टॉक हमारे बाबू ने डील बड़े सस्ते में कर दी। हाँ, स्टॉक अपने सही लेवल पे पहुंच जाते हैं। सही बात है, भले एक दिन में ना पहुंचे, हफ्ता भर लगे, लेकिन पहुंचते हैं, ये बात सही है। ल्यूपिन, इस स्टॉक पर राय दीजिए जरा आप सुमित। आज 1% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, क्या कोई ट्रेड है यहाँ पर? तेजी का ट्रेड है अनिल जी लुपिन के अंदर। ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो लास्ट से 10-15 दिनों में एक रेंज में घूम रहा है, 1440 नीचे में और ऊपर में 1490 1500। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होगी तो इसके अंदर बड़ा मूव देखने को मिलेगा, चाहे फिर वो नीचे की रेंज ब्रेकआउट हो या ऊपर की रेंज ब्रेकआउट हो। इमीडिएटली स्टॉक को देखते हुए ऐसा लगता है कि 1440 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट जोन है, 1435-1440 के आसपास। तो जब तक ये लेवल टूटते नहीं है तब तक एक बार बाइंग साइड में ही रहना चाहिए और स्ट्रिक्ट 1440 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहे। ऊपर में इमीडिएटली 1500 का टारगेट होगा, जैसे 1500 का लेवल ब्रेक होता है तो हमको ऊपर में 1540 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। ये छोटा सा दायरे में एक बार स्टॉक घूम रहा है तो स्मॉल रेंज के अंदर ही खेलना चाहिए, 1440 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। अच्छा, एक और स्टॉक पर नजर रखिएगा जो हम हर रोज आपसे कह रहे हैं, करीब 70-72 रुपए के लेवल से, कि सिमको पर नजर रखिए। CIMMCO आज देखिए शतक मार रहा है, सेंचुरी, और 20% की सर्किट, उसके बाद कल 10% का अपर सर्किट, और जब इतने सर्किट लग जाएं तो फिर एक्सचेंजेस इसको डाल देता है ट्रेड टू ट्रेड में। तो आज देखना होगा ट्रेड टू ट्रेड में होने के बावजूद क्या ये अच्छा प्रदर्शन दिखाता है या फिर ठंडा पड़ता है। तो आज इसका रियल टेस्ट है। कुणाल, जिन्होंने खरीद रखा है इस खबर पे क्या निकल जाएं, क्योंकि वागले साहब तो हर रोज कह रहे हैं कि देखिए अच्छी तेजी बनेगी और बन भी रही है। अब क्या व्यू है, फ्रेश व्यू बताइए, आपका क्या है? देखिए, मेरी राय में हेमंत, जिस तरह का ब्रेकआउट हमने देखा है, जिस तरह का वॉल्यूम बिल्डअप पिछले कुछ दिनों में हुआ है, मुझे लगता है कि 120-125 के स्तर तो यहां आना तय दिखता है। तो मुझे लगता है और 15 से 20% की अपसाइड की गुंजाइश है। तो जिनके पास पोजीशन है मुझे लगता है बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना यहां बेमानी शायद इसलिए हो क्योंकि आपको सर्किट नीचे के नजर आएंगे और शायद आप निकल ना पाएं, लेकिन मुझे लगता है कि 120-125 तक जाना आपको निश्चित यहां पर दिखाई देता है। तो मेरी राय में बने रहना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की, और इस बीच प्राइवेट बैंक से आएगी लीडरशिप तेजी की। ये साफ दिख रहा है, टॉप 3 जो आज निफ्टी पर गेनर है वो प्राइवेट बैंक से, ICICI, एक्सिस, इंडसइंड, इसके अलावा कोटक मजबूत है, HDFC बैंक मजबूत है, तो तमाम प्राइवेट बैंक मजबूत है। रिलायंस में रिकवरी दिख रही है 0.5% की, टाटा मोटर्स 0.5% मजबूत है। तो कई सारे दिग्गज है जो मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल में 0.5% की तेजी है, इंफ्राटेल 0.5% मजबूत, लुपिन 1% मजबूत नजर आएगा। तो ये तमाम स्टॉक्स जो हरे निशान के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। खबरों के दम पर पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 100 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स सेंचुरी मारता हुआ सीधे 43 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ने की है शुरुआत 9100 के बेहद करीब। तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करना होगा बाजार की होती हुई दिख रही, जितनी उम्मीद थी उससे काफी बेहतर, और इसका श्रेय जाता है पूरा ICICI बैंक को। लीडरशिप वहीं से आ रही है, 1.25% मजबूत है ICICI बैंक, लेकिन इसके अलावा एक्सिस, इंडसइंड, HDFC बैंक, कोटक, ये तमाम बैंक है आधा से 1% मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक से आज के स्टार परफॉर्मर, उनके अलावा एशियन पेंट्स में मजबूती है, भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। इन्फी, हिंडाल्को जैसे शेयरों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी, टाटा मोटर्स भी जोर लगाता हुआ 1% मजबूत अब होता हुआ नजर आएगा। 120 अंक मजबूत हो चुका है सेंसेक्स, और 9100 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश निफ्टी की। सिर्फ राशि में 1% कमजोर है, गेल में 0.5% का नुकसान। आइए वायदा कारोबार की तरफ, 2% मजबूत, OBC टॉप गेनर है, HDIL 2.5% मजबूत है, रिलायंस कैपिटल में 1.5% का इजाफा आपको नजर आएगा। KPIT टेक जहां पर प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.5% की मजबूती वहां दिखेगी। तो कमजोर क्या है, कोई खास नहीं, कमजोरी वाले से ज्यादा स्टॉक्स आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन बाकी ये जो शेयर है वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। अजंता फार्मा 1.5% मजबूत, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वायदा कारोबार के बैन में, यहां पर तेजी है, JSPL बैन में लेकिन 1% मजबूत, अदानी एंटरप्राइज, हाँ इस स्टॉक पर भी नजर रखिए, वागले साहब को पसंद है और यहां पर आज
खाने पीने के तेल के बल्क एक्सपोर्ट से जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटा दिए हैं। इसका फायदा अदानी एंटरप्राइजेस को मिलना है। 1% मजबूत ये शेयर भी खुलता हुआ दिखा है। तो बेहद मजबूती के साथ भारतीय बाजारों ने शुरुआत की और पूरी की पूरी तरह से ये मजबूती बैंकिंग शेयरों से आती हुई दिख रही है और 21,200 पर बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ 0.5% का बड़ा इजाफा। बिल्कुल जबरदस्त तेजी हो रही है। और जेएसपीएल जिसकी बात आपने करी, उसकी दरअसल 30 मार्च को एक बोर्ड बैठक है प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर, तो उसके चलते यहाँ पर तेजी, हालांकि बैन में है लेकिन उसके बावजूद देखिए अब बड़ा है। बैन से बाहर जो आए हैं एचडीआई, रिलायंस कैप और फिनटेक्स, इन तीनों पर नजर रखिए। तीनों में देखिए मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। हम कह भी रहे थे कि एचडीआई अच्छी तेजी आज दिखा सकता है, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे उनको पसंद है। रिलायंस कैपिटल भी देखिए 2% मजबूती के साथ खुलता हुआ, और फिनटेक्स तो हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट आज बुलिश थे। तो इन तीनों शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है इन्हीं अटकलों के चलते कि पता नहीं कोटक के हाथ लगे ये या इंडसइंड के, और इन दोनों पर भी देखिए आज ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स आए हैं। बहरहाल कौन से स्टॉक्स हैं जो कैश मार्केट में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं उन पर नजर रखते हैं। तनेजा एरोस्पेस 11% ऊपर, आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यानी मेरी टीम में आज ये शेयर शामिल था, और जिस तरह से एयरलाइंस में दिग्गजों में तेजी हो चुकी है, आज देखिए इस स्टॉक ने कमाल दिखाया है। वेंकीज आज 6% मजबूत है, करीब करीब 55 रुपए बढ़ गया है, 82 रुपए की कल तेजी देखने को मिली थी। जाइकॉम 5% मजबूत है, छोटे मझौले शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पिंकन स्पिरिट्स नीरज की टीम का शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। बालाजी टेली 5% मजबूत है। बीपीएल की तेजी आज भी बरकरार है, कल 12-15% की रैली हुई थी, आज 4% की तेजी देखने को मिल रही है। और गुड़ी पड़वा से जुड़े हुए ज्वेलरी स्टॉक्स टीवीजी भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट शेयरों में तेजी है, न सिर्फ एचडीआईएल में देखिए अनंतराज करीब 4% मजबूती के साथ तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। एनआईआईटी जिसकी बात अनिल आप कर रहे थे वो भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और एक और स्टॉक जो नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है और इस पर हम राय भी लेंगे, एरोस इंटरनेशनल, ये भी देखिए आज 2% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 3-4 दिन पहले वागले साहब हम इसके जिक्र कर रहे थे, और देखिए क्या दौड़ लगा रहा है ये स्टॉक। क्या आज भी दौड़ लगा सकता है इंट्राडे में? हेमंत, मैं ये स्टॉक थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेना पसंद करूंगा। आई थिंक हमने वही बात की थी, इसके वीकली मंथली पैटर्न्स काफी अच्छे हैं, तो मैं शॉर्ट टर्म व्यू, हाँ आज भी दौड़ लगा सकता है। 305-306 का टारगेट होना चाहिए आज का। और अगर आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का टारगेट ले तो मुझे लगता है ये 350-360 तक जा सकता है। ओके, 350-360 तक के लेवल्स आपको एरोस इंटरनेशनल में आते हुए दिख सकते हैं। बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। और बालाजी टेली भी भाग रहा है, बालाजी टेली भाग रहा है, हम कह रहे थे। हाँ, काफी पूरा मीडिया स्पेस काफी एक्शन में साफ तौर पर नजर आ रहा था। टीवी 18 तो बैन में आ गया है, कल ही बैन में आया है, मतलब आज से बैन में आया है। तो C8 और TV 18, लेकिन 20% का अपर सर्किट यहाँ पर मैंने कल देखा था। इन्होंने सूचना दी थी एक्सचेंजेस को कि कुछ जो इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी वो पूरी हो चुकी है, और कल बाजार बंद होने के बाद इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी, एक्सचेंजेस को बताया था। और डिशमैन देखिए 20% का अपर सर्किट। एक बात तो तय, छोटे मझौले शेयर जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक ड्रग है जिसे US FDA की मंजूरी मिली, जो कह रहे हैं कि $multi-billion का मार्केट है उसका। अच्छा, हाँ, तो उसकी वजह से ये डिशमैन फार्मा को आज जो ये जो तेजी बनती दिख रही है। हाँ देखिए आ गया, US FDA ने एक जेजुला ठीक है, जेजुला नाम की दवा को मंजूरी मिली है। तो हमारी एक्चुअली क्या हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी ना, इसलिए हम डॉक्टर बन नहीं पाए। जेजुला दवा को मंजूरी मिली है। ये वो स्टॉक है जिस पर हम बागले साहब से कुछ दिनों पहले बात भी कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये शेयर पैटर्न वाइज अच्छा लग रहा है। 20% की तो चलिए आज तेजी हो गई, क्या और ऊपर जा सकता है आने वाले दिनों में? आज की तेजी के बाद, अब आज तो लोग नहीं खरीद सकते, सर्किट पर है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम तो हो रहा है सर्किट पर। नहीं, ये पैटर्न मुझे अच्छा लगता है। और जब फार्मा का साइकिल टर्न होगा, दिस विल बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मेंस। इसमें मेरा 450 का 1 साल का टारगेट है। चलिए तो अच्छा, एक जो हम ये बात कर रहे थे तमाम मीडिया रिलेटेड स्टॉक्स की, एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है इसी स्पेस का, वो है आइनॉक्स लेजर। आइनॉक्स लेजर में देखिए 3-4% की मजबूती बनती दिख रही है। अभी मैं देख रहा था आइनॉक्स में एक के बाद एक 3 बड़े ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि ये वो मार्च एंडिंग वाले ट्रेड नहीं है, ये वाकई में खरीदारी वाले ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 1/4% की 3 डील, यानी कुल मिलाकर लगभग 5% हिस्सेदारी और लगभग 6,10,000 शेयर कारोबार होते हुए दिखे हैं आइनॉक्स लेजर के 264.40, 264.75 और 265 में। तो ये 3 बड़े ट्रेड आइनॉक्स में होते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक भी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। इसके चार्ट पर राय ली जाए आइनॉक्स पर। कुणाल बताएं क्या दिख रहा है आपको?
देखिए, बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है अनिल जी। आपके बोलते बोलते ही स्टॉक में तेजी बन पड़ी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 290 तक जाने की क्षमता दिखती है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली खरीदना चाहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 267 के रीजन में रखें। मुझे लगता है 290 यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आइनॉक्स, इरोस, साथ ही ये तमाम देखिए स्टॉक्स अब मीडिया वाले जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एनआईआईटी लिमिटेड ये एक और ऐसा स्टॉक है जो एजुकेशन स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। कल भी अच्छी तेजी यहां पर बनी थी और आज भी देखिए मजबूत शुरुआत इसने भी करी है। और वेंकीज 65 रुपए भाग गया, 7% ऊपर। एक बार कुणाल आपसे भी राय लेता हूं इसी शेयर पर, क्योंकि 80 रुपए 82 रुपए कल भागा, 62 रुपए आज भाग गया है। क्या ये और ऊपर जा सकता है? आपका टारगेट क्या है वेंकीज पर? देखिए, सबसे पहले हेमंत, डिस्क्लोजर स्टॉक में मेरी निजी पोजीशन है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1100 के लक्ष्य आने चाहिए और उसी टारगेट से मैंने इसको खरीदा हुआ है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 900 पर रखें। मुझे लगता है कि एक बार के लिए 1050 के आसपास रुक सकता है, लेकिन 1100 इसका मुझे लगता है कि टारगेट है और उस टारगेट से बने रहना चाहिए। आपने निजी पोजीशन कौन से लेवल पर बनाई थी ये भी हमें बताए तो हमें पता चले आप कितने मुनाफे पर बैठे हैं। देखिए, मैंने रफली 550 के आसपास जब इसमें वीकली चार्ट्स का ब्रेकआउट आया था हेमंत, तब खरीदा था, तो वहां से लगभग ये 40% की तेजी दिखा चुका है। ओके, तो ये है वेंकीज पर 7% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बाजार भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 150 अंक ऊपर हो चुका है सेंसेक्स और निफ्टी 9100 के आंकड़े के बेहद करीब पहुंचता हुआ। तो बेहतरीन खरीदारी। बैंक निफ्टी देखिए 130 अंक मजबूत हो चुका है। तो शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है इस स्टॉक में। एक और स्टॉक जिस पर राय लेनी चाहिए वो है जेट एयरवेज। सुमित, इस स्टॉक पर राय दीजिए। 1% मजबूत है स्टॉक और 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। बैंक से बाहर निकलने के बाद लगातार कल भी खरीदारी हुई है, आज भी खरीदारी होती हुई दिख रही है। 510 पर अच्छा लगता है आपको? इस एब्सोल्युटली अनिल जी, वैसे भी ये स्टॉक तेजी के अंदर ही है। लास्ट 20-25 दिन का मूव देखेंगे तो वन वे तेजी का हमको देखने को मिला और अभी भी ऐसा लगता है कि तेजी इसके अंदर हॉल्ड नहीं ले रही है, कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल सकती है। 510 पे खरीदारी करें। 530 का इमीडिएट टारगेट 525 से 530, और अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं तो हमको एक्सटेंडेड रैली देखने को मिलेगी 550 के लेवल्स तक। यानी 530 और 550 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करें। इमीडिएटली अगर कोई आज इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो 500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा ले। तो असल बैन से बाहर निकलने के बाद एक दिन नहीं 2 दिन तक खरीदारी होते ही नजर आ रही है। एचडीएल सिंटेक्स की हमने बात करी, बिल्कुल ये हो गया। और दूसरा एविएशन स्टॉक लगातार फंडामेंटल सुधरने की। देखिए, जिस सेक्टर के फंडामेंटल बदलते हैं हेमंत, वो सेक्टर सस्टेन खरीदारी दिखाता है। देखिए, कल सेंचुरी मारी थी स्पाइस जेट ने। यस, आज तनेजा एरोस्पेस, जिसका जो मतलब थोड़ा क्वालिटी के लिहाज से नीचे है शेयर, वो भी 9% ऊपर है आज के दिन। वही चाहिए ना, exactly. बचा है जो लेकिन अभी भी जेट वगैरह में तो जबरदस्त जगह है मेरे ख्याल से। अभी भी ये तो फंड्स को अगर कहीं लेना है तो खरीदारी यही करनी पड़ेगी। 100%। अच्छा, राइस शेयर दौड़ रहे हैं, इन पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन बागले साहब जब कहते हैं ना थम्स अप दे रहे हैं वो रिलायंस कैपिटल के लिए, और आज हमने देखिए बाजार खुलने से पहले आपको बताया था एचडीआई रिलायंस कैपिटल सिंटेक्स बैन से बाहर आए हैं, दौड़ लगाएंगे। तो रिलायंस कैपिटल बताइए सर, कितनी दौड़ लगा सकता है? 3% मजबूत है और पिछले कुछ दिनों में भी इसने अच्छी तेजी दिखाई थी। सिग्नल आएगा बैन पर आ गया था ये। आ गया बताइए सर। इनफैक्ट मैंने बात किया था तो 610 था, अभी 3 रुपए ऑलरेडी बढ़ गया। 630 का मेरा टारगेट होगा आज और कल तक का, एक्सपायरी तक का, और स्टॉप लॉस रखे 605। ये मैं ना जब भी देखता हूँ अगले साहब जब भी है ना ये ऐसा करके जब उसके बाद ऐसे करते हैं थम्स अप आता है ना, तो फिर उस स्टॉक को कोई रोक नहीं सकता एक्चुअली। सिम को देख लीजिए, वागले साहब कब से बता रहे हैं। आज आप सब कह रहे हैं कि ट्रेड टू ट्रेड में है ये, 7% ऊपर है आज। और कितनी तेजी? 20% की परसों, फिर 20 की, फिर 10 की, आज 7 की। तो तेजी हो रही है। चलिए, तो अभी छोटे अब नंबर है रिलायंस कैपिटल का तेजी के लिहाज से। लेकिन एक और स्टॉक जो जबरदस्त तेजी दिखाने के लिए तैयार है। सुमित, आपकी राय अदानी पावर पर? मैंने कोई खबर तो नहीं सुनी अदानी पावर में, लेकिन 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है अदानी पावर में। 9,20,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और स्टॉक 2% अचानक से भागा है अभी भी, क्योंकि अब तक मैं टॉप गेनर रिलायंस कैपिटल देख रहा था, लेकिन अदानी पावर बिल्कुल उसके नजदीक पहुंचता हुआ स्टॉक में 2.5% का बड़ा उछाल। क्या हो रहा है वायदा कारोबार में? खरीदा जाए इसे? कुछ ब्रेकआउट है क्या? 39 के स्टॉप लॉस से बाय कर लेना चाहिए। 42, 42.50 इमीडिएट टारगेट, वो लेवल ब्रेक होते ही 48 से 50 रुपए का टारगेट। 39 का इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस। अब भी 40 के आसपास खरीदेंगे तो आई थिंक आज इंट्राडे में 2 रुपए तक की तेजी इसके अंदर प्रेजेंट लेवल से देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर 7 से 8 रुपए की तेजी आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिलेगी। अडानी पावर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ, आप इस पर रखिए नजर। साथ ही पेपर शेयर जो हम आपसे कह रहे थे, इस पर हम राय लेंगे। तो कुणाल, आप देखकर बताइए
कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगता है। आज सारे शेयर देखिए हमारी टिकर टीम बता रही है, जेके पेपर हो, शेषर साहिब, सारे पेपर मजबूत हैं। क्वालिटी वाइज तो सबसे अच्छा जेके है और सबसे कमजोर क्वालिटी बिल्ड की है, लेकिन बिल्ड कुछ खबरों के चलते पिछले 2 दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आपको क्या पसंद है कुणाल, बताइए स्पेस में। नंबर्स लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे आए हैं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि इस बार भी नतीजे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। देखिए हेमंत, मैं जेके पेपर के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि एक क्लियर ब्रेकआउट यहां चार्ट पर दर्ज हुआ है 100 रुपए के ऊपर। मुझे लगता है कि यहां पर 109, 110 के टारगेट आएंगे, तो 10%, 12% की तेजी की गुंजाइश है। स्टॉप लॉस यहां पर 100 रुपए के नीचे रखें और ये याद रखें कि स्लो मूविंग स्टॉक है, तो थोड़ा आपको वक्त देना होगा, लेकिन 110 मुझे लगता है निश्चित यहां आ सकता है। तो 110 कल बागले साहब से भी हम पूछ रहे थे, बागले साहब याद है क्या दमदार प्रदर्शन जेके पेपर्स ने दिखाया है। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। राइस स्टॉक्स भी हमारे देखिए टिकर टीम दिखा रही है। कोहिनूर फूड्स 6% ऊपर है। अच्छा, ये आज मेरी टीम में भी था। इसके अलावा बाकी के राइस स्टॉक्स भी देख लीजिए, जो खबरें चल रही है ना। कल स्काईमेट ने आकर कहा है कि मानसून में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि मेट ने कहा है दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी ने कहा था कि एल नीनो के चलते दिक्कत हो सकती है। तो बाजार मानकर चलता है कि चावल के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं। और इन स्टॉक्स ने भी पिछले कई दिनों में देखिए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छुए। बागले साहब, कोई चावल की कंपनी जो आपको अच्छी लगती हो, जहां पर इंट्राडे के लिहाज से आज पैसे बने ट्रेडर्स के, बताइए। कोहिनूर फूड्स निकल रहा है। ओके, आई थिंक 79 का एक रेजिस्टेंस है। 78, 85 जैसे ये 79 के ऊपर ट्रेड करेगा, ये 83, 84 की तरफ की मूव की शुरुआत होगी। अभी भी अभी निकल गया 79.50, तो 77.50 का स्टॉप लॉस और ऑन द अपसाइड 83, शायद इवन 84 का 3 से 4 दिन का टारगेट हो सकता है। ओके, 81 हो गया। ये अभी भी राइस शेयरों में अच्छी तेजी का माहौल बन सकता है। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद 9% ऊपर हो गया है। ये जो हम दिखा रहे हैं 5% ऊपर, इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 9% ऊपर है कोहिनूर फूड्स। एक्चुअली अगर आप इंटरडे चार्ट देखिए, आप रिफ्रेश करते ही आ गया। तो ये चावल के शेयरों में तेजी का आलम। पिछले 3 हफ्तों से हेमंत में चावल की डाइट पे हूँ। तो कंजम्पशन यहाँ बढ़ रहा है। डिस्क्लेमर दे दो। तो चलिए, चावल के शेयरों में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। और कहाँ तेजी बन रही है और कहाँ मौके बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। देखिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, यानी पोजीशंस बन रही हैं। अडानी पावर, जिसकी बात अनिल ने करी, क्या तेजी देखने को मिल रही है। और हमारे एक्सपर्ट सुमित कह रहे हैं कि ये शेयर दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है। रिलायंस कैपिटल जो बागले साहब कह रहे थे, इस पर आज आपको लपक लेना चाहिए। और देखिए ये एफएनओ बैन से बाहर आने के बाद क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। और एचडीआईएल भी एफएनओ बैन से बाहर आने के बाद अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ येस बैंक में तेजी देखने को मिल रही है। और डीसीबी बैंक, कुछ दिनों पहले बागले साहब आप कह रहे थे कि स्टॉक पर नजर होनी चाहिए, उस दिन भी दौड़ा था। पोजीशंस यहां बन रही हैं। डीसीबी बैंक अब इन लेवल्स पर आपको कैसा लगता है, क्या दौड़ लगा सकता है आज के दिन? डीसीबी बैंक हेमंत, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और मुझे ये लेवल पे भी अच्छा लगता है एज ए ट्रेड फॉर इंट्राडे या 2 दिन का व्यू है अप टू एक्सपायरी। 175 का मैं व्यू दूंगा और आज का लो का स्टॉप लॉस होगा जो कि 169.30 होना चाहिए। अच्छा, जो बैन से बाहर आए उनमें 2 स्टॉक तो अच्छे से एक्शन में आ गए हैं, रिलायंस कैपिटल और एचडीआईएल। सिंटेक्स में भी एक्शन उतना दिखा नहीं। सिंटेक्स किसने रिकमेंड किया था आज? सिंटेक्स विकास जी ने कहा था और कुणाल जी ने किया था। अब सिंटेक्स में पोजीशन बनना शुरू हुई है, प्राइस एक्शन अभी भी होना बाकी है। तो देखिए अब 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अच्छा, एक्शन आना शुरू हुआ, 1.5% ऊपर है। कुणाल, इन लेवल्स पे ले लिया जाए? 106 के पार निकला है और यदि हाँ तो फिर टारगेट्स बताइए अपने। देखिए मेरे टारगेट 110, 112 के रीजन में है अनिल जी। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। डेफिनेटली एक ब्रेकआउट यहां पर दर्ज हुआ है और इसमें ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 1 सप्ताह का इसमें वक्त लगेगा। चलिए, तो 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। सिंटेक्स में काफी दिनों बाद 100 के ऊपर ही अब देखिए सस्टेन होने लगा है, ये बड़ी बात है। पहले 100 के आसपास जाके रुक जाता था और अब अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। कल भी इसमें वो खबर जो चल रही थी कि कुछ पीने जो हालांकि बाद में कंपनी ने खबरों का खंडन जरूर किया, लेकिन जो डीमर्ज होकर प्लास्टिक का कारोबार वाली जो कंपनी निकलेगी, एक्चुअली क्या है, वो ब्रांड इतनी स्ट्रांग होगी कि हर जगह आपको सिंटेक्स की टंकियां दिखती है हर छत के ऊपर। तो सही बात, ब्रांड की वजह से लगता है लोग, बस अब वो
डील हो जाए जिसके अटकलें लगाई जा रही हैं तो फिर अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को और मिल सकती है। M&M फाइनेंशियल्स, आपको याद होगा कल भी हम इसकी बात कर रहे थे और अभी अभी इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और कल भी हम आपको कह रहे थे कि ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। M&M फाइनेंशियल्स 2% ऊपर है। बागले साहब, दौड़ लगाने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार है, हालांकि इसमें ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन प्राइस पैटर्न क्लियर है। ब्रेकआउट 323-24 का है, अभी 329 है, 324 का स्टॉप लॉस रखे और मेरा इंट्राडे टारगेट लगभग 340-342 का होगा। इसमें खबरें तो हैं 40-42। आज मैं बताऊं उसमें क्या, हाँ जो आप कह रहे हैं पूरा हिंदुस्तान शायद भारत फाइनेंशियल की खबर को लेकर बैठा, क्या पता कल उदय कोटक साहब इसी का ऐलान कर, कल सुबह हम बात भी कर रहे थे जो ट्वीट खेल रहे हैं। यही कह रहा हूँ, खबरें तो हैं, कल का बाजार अगर अच्छा होता ना तो कल ये स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा देता। बिल्कुल, तो अगर कल शाम को, कल दोपहर के बाद जो उदय कोटक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आनंद महिंद्रा और उनके बीच में जो ट्वीट चल रहे थे जिनका जिक्र इस वीकेंड पे काफी बाजार के लोग कर रहे थे, M&M फाइनेंस भी अगर आनंद महिंद्रा साहब बेचते हैं और उदय कोटक साहब खरीदते हैं तो फिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग। एक और चीज बताऊं, मतलब आज देखिए कोटक महिंद्रा बैंक चल नहीं रहा है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं मार्केट ये मानकर चल रहा है कि एक्विजिशन होना है। कोटक महिंद्रा बैंक इसलिए भी नहीं चल रहा है क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये FPO, QIP राइट्स, ये तीनों ऐसी चीजें हैं अगर कोई भी आदमी करे चाहे वो कितना ही मजबूत हो तो भाव देखिए उस दिन नहीं बढ़ सकता। अब इस बोर्ड मीटिंग तक इसकी अपसाइड कम से कम कैप रहने वाली है कोटक महिंद्रा बैंक की, क्योंकि इन तीनों के जो भाव आते हैं वो बाजार भाव से थोड़े से नीचे ही आते हैं। और अगर M&M फाइनेंस का बिकना, अगर M&M फाइनेंस के लिए ज्यादा पॉजिटिव है तो नेचुरली कोटक महिंद्रा बैंक के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में लोग ये सोचेंगे कि चलिए ये निकले तो इनको ज्यादा फायदा, तो उस लिहाज से ये स्टॉक है। F&O ट्रेडर्स के लिए पूछ लें, चूंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है, बढ़ने के पहले पूछ लें, पोजीशन बनने के पहले सुमित को। क्या सुमित, आपकी क्या राय है इस पर? पोजीशन बना लेनी चाहिए अनिल जी, स्टॉक तो बहुत क्लासिक मूव देने वाला है। 340-370 ओवरऑल टारगेट 370 है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के। प्रेजेंट लेवल्स पे पोजीशंस बना लेनी चाहिए। प्रेजेंट लेवल से कोई 3-4 रुपए की गिरावट आती है तो और भी अच्छा लेवल होगा बाइंग करने के लिए। इमीडिएट टारगेट 340 से 42 जो कि शायद 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है, और उसके बाद पोजिशनल टारगेट 370 लेवल्स जो कि बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। 2 से 3 हफ्ते में ही शायद हो सकता है हमको ये देखने को मिल जाए। स्टॉक के अंदर बाइंग करके काम करना चाहिए। कॉम्पिटिशन चल रहा है वागले साहब, और वागले साहब के भी 345 के टारगेट है आज के, और इनके भी 340-42 के आज के टारगेट है। अब ऐसे करते हैं कि कॉम्पिटिशन में शामिल करते हैं कुणाल को भी। कुणाल, आपके भी टारगेट बता दीजिए, आपके 370 के ऊपर के टारगेट आ रहे हैं क्या कुछ? देखिए, मुझे लगता है कि पंचों की राय के साथ ही मेरी भी राय है। मुझे भी लगता है ये डायलॉग बढ़िया लगा। अच्छा, पंचों में 5 ही है, आप भी शामिल है उसमें, ये ध्यान रख लीजिएगा। आप दोनों की राय भी शामिल है अनिल जी? बिल्कुल। बताइए आपके टारगेट क्या है? मेरी राय भी यही है अनिल जी कि आपको इसमें 345 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट भी आया है, तो डेफिनेटली ये लेवल्स आते हुए। ओके, इसमें एक बड़ी खबर, ये भारतीय इंफ्राटेल की खबर आ रही है कि KKR ने 10% हिस्सा खरीदा है भारतीय इंफ्रा। अच्छा, लंबे समय से जो बात चल रही थी, फाइनली ये डील होती हुई दिख रही। चलिए, भारतीय इंफ्राटेल के लिए और भारतीय एयरटेल के लिए बड़ी राहत वाली खबर, और निफ्टी का टॉप गेनर भारतीय इंफ्राटेल होता हुआ दिख रहा है। 3% का उछाल, फाइनली KKR ने भारतीय इंफ्राटेल में 10% हिस्सा खरीद लिया है। तो ये बड़ी खबर है। 316 से 325 के बीच में ये डील हुई है, ये खबर आती हुई। तो दोनों ही स्टॉक्स पर एक कॉल दीजिए सुमित। भारतीय इंफ्राटेल ज्यादा अच्छा प्रदर्शन और इंट्राडे के दौरान दिखा सकता है या एयरटेल? आपको बता दूं, एयरटेल के पास हिस्सेदारी है दरअसल भारतीय इंफ्राटेल की, जो वो बेचना चाहते थे, और लेकिन बड़ी हिस्सेदारी बेचना चाहते थे, तो कम से कम 10% से शुरुआत तो करी। बताइए कैसे लगते हैं दोनों? देखिए, जैसे ही इंफ्राटेल के अंदर 324 का लेवल निकलेगा तो हमको 348, 350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने नीचे में बेस बनाया है और आज इंट्राडे में 324, 325 का फाइनल रेजिस्टेंस है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उसके बाद हमको एक स्पर्ट और एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 348 से 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस एक बार होल्ड करें। अगर कोई फ्रेश बाइंग लेता है 320-21 के भाव पे तो ली जा सकती है। 312-11 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में टारगेट 348, 350 इंफ्राटेल के अंदर। और जहां तक भारतीय एयरटेल का सवाल है, आई थिंक उसके अंदर भी एक सपोर्ट मिल चुका है। 200 DMA का सपोर्ट स्टॉक ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, जो कि 335 लेवल्स के आसपास है। वही स्टॉप लॉस से इसको बाय करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 355, 360 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 335 के एसएल से भारतीय एयरटेल को भी बाय किया जा सकता है। इंफ्राटेल के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है, खासतौर से हेमंत इसलिए आज है कि
एक बड़ा जो इस स्टॉक के लिए वो हैंगओवर था कि कब बिकेगी, किस प्राइस पर बिकेगी, और इंटरेस्टिंग बात है अभी भी जिस प्राइस पर डील हुई उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कम गिरने की जगह अब खत्म हो गई। भारतीय रेल के लिए जो अंडर परफॉर्मेंस थी अब वो शायद थोड़ी सुधरनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब जिस तरह से आप देखिए डील इस भाव पर हुई है, अब ये बात तो तय है कि इससे नीचे ज्यादा डील्स नहीं होंगी, इसके ऊपर होंगी, क्योंकि देखिए भारतीय तो हिस्सेदारी बेचना चाहता है और उन्होंने कहा था सब्सटेंशियल हिस्सेदारी यानी बड़ी हिस्सेदारी बेचना चाहता है। खबरें ये भी आ रही थी कि हो सकता है मेजॉरिटी हिस्सेदारी भी वो बेचने के लिए ओपन हो, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे। तो अब हिस्सेदारी बिकने की शुरुआत हुई है। अच्छा, एक अच्छी बात और नजर आ रही है कि ये जो केकेआर जैसे फंड हैं, देखिए ये लॉन्ग टर्म के लिए हिस्सेदारी खरीदते हैं, इनका नजरिया लंबी अवधि का होता है। तो ये फंड अब हाल फिलहाल 1-2 साल में तो एग्जिट करने वाले ये स्टेबल है। हाँ, और इनको क्या बहुत बड़ा रिटर्न नहीं चाहिए। और जनरली हम ये भी देखते हैं कि इस तरह की हिस्सेदारी खरीदने के बाद हो सकता है कोई जेन्युइन जो बड़ा कंपनी हो वो हिस्सेदारी खरीदती है। इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड्स भी देखे गए हैं पहले। तो देखना होगा कि बहुत सारे पीई फंड ये पूरी हिस्सेदारी भारतीय से ले लेते हैं या इस पीई फंड के बाद अब बाकी कोई बड़ा कॉर्पोरेट जो सीरियस कामकाज करने में इच्छुक हो वो इसे खरीदता है। बहरहाल ये स्टॉक रडार पर रहना चाहिए आगे आने वाले दिनों में भी। बिल्कुल। और इस बीच आज का स्टार परफॉर्मर तो बन चुका है M&M फाइनेंस, जो तेज दौड़ लगा रहा है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक देखिए 4% के आसपास का उछाल M&M फाइनेंस में बन चुका है और वायदा कारोबार का है टॉप गेनर आज के सेशन में। तो अच्छा, स्टॉक 2020 के आज के स्टार परफॉर्मर भी देख ली जाए, कौन से स्टॉक से जो दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपके सामने ये हमारे एक्सपर्ट्स की टीम, हेमंत की टीम में देखिए जायकॉम, बॉम्बे डाइंग, वेंकीज, ISMT, SR शिपिंग, ये तमाम शेयर है। वेंकीज तो 70 रुपए भाग चुका है। कोहिनूर फूड, TVG, गीतांजलि, तनेजा, MIC, ये सारे शेयर हैं जहां पर अच्छी दमदार तेजी हो रही है। आइए नीरज की टीम पर भी नजर डाल लीजिए, उनके प्लेयर्स कैसा कमाल कर रहे हैं। रुचि, टेक्नो, अच्छा ये तमाम शेयर, रुचि, सोया, इंडो रामा, जितने बढ़ने चाहिए उतने बड़े नहीं, एक्चुअली ज्यादा बढ़ने चाहिए थे जिस तरह की खबर आई, लेकिन फिर भी मजबूती तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये शेयर अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस की चार्ट भी देखेंगे, पेनिनसुला और अनंतराज, एस्टेक जैसे स्टॉक्स यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे। अदानी ग्रुप की शेयर सुबह मैंने देखा था अच्छी मजबूती के साथ। हाँ, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, तीनों ही मजबूत है। इन तीनों में से एक कोई खरीदना हो तो सुमित, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आपकी पसंद क्या होगा? अब अदानी पावर, एंटरप्राइज या पोर्ट्स? देखिए, पहली पसंद तो अदानी पावर ही रहेगी अनिल जी, क्योंकि वो स्टॉक के अंदर हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर बहुत अच्छा मूव मिलने वाला है। बहुत अच्छे से, मतलब 30 से 40% का मूव प्रेजेंट लेवल से मिलने वाला है। तो पहला पिक तो अदानी पावर ही रहेगा। दूसरा, एक अदानी पोर्ट भी अच्छा है। अदानी पोर्ट के अंदर भी बाय पोजीशन ली जा सकती है 320 के आसपास। ये स्टॉक के अंदर भी प्रेजेंट लेवल से 10% की तेजी जल्दी ही देखने को मिलेगी, यानी 350, 370 के लेवल इसके अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अदानी पोर्ट के अंदर भी पोजीशन ली जा सकती है तेजी की। अच्छा, सीएट देखिए आज नीचे एफएनओ के बैन में आने का खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जो नीचे हैं, उसकी बात करें तो सारी सरकारी कंपनियां नजर आ रही हैं। REC, IOC, गेल, ONGC। अच्छा, रिलायंस भी आज देखिए फिर से थोड़ा वीकनेस के साथ कारोबार कर रहा है। कल इसमें दबाव देखने को मिला था और आज भी दबाव है। और वागले साहब ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सबसे ज्यादा बुलिश हैं रिलायंस पर। ये बताइए वागले साहब, इस कमजोरी का फायदा क्या उठा लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? आप कह रहे थे कि 1500 तक के लेवल्स आपने एक बार दिए थे स्टॉक के लिए, तो इन लेवल्स पर तो आप खरीदना चाहेंगे फिर? जी बिल्कुल, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई देता है। तो कल अगर 10, 20, 30 रुपए नीचे आए तो अगर आप ऐड कर सकते हैं तो उस लिहाज से खरीदिए। ऐसा नहीं कि अभी के अभी चलेगा। ये 3 से 6 महीने में मेरा 1500 का व्यू, 1550 का व्यू अभी भी बरकरार है। 3 से 6 महीने में यहाँ पर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आपको देते। CNBC आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व TV 18 और नेटवर्क 18 ब्रॉडकास्ट के पास है, उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिल्कुल। और इस बीच एक और स्टॉक जहां पर कुछ 2 बड़े ट्रेड दिखे, मार्केटर लाइन्स, यहां पर भी बड़ी हिस्सेदारी, एक ट्रेड में 1/4% बदली, 46 रुपए के आसपास कारोबार हुआ है इस स्टॉक में। 5,04,000 से हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं, चलिए छोड़ सकते हैं, कोई खास बड़ी डील नहीं मेरी नजर पड़ी थी तो मैंने कहा एक बार कवर करूं। ओके, ये इस वक्त। और इस बीच आप देख सकते हैं निफ्टी 9,100 को पार करने में थोड़ा सा मुश्किल होता दिख रहा है, वहां पर आकर रुका है। आज का है ये 9096, तो 9,100 की जो आज की ट्रेडिंग रेंज है उसके ऊपरी स्तर पर एक बार तो पहुंचा है। 9,080 आज का लो है, तो ये 20 पॉइंट की रेंज रही है शुरुआती कारोबार की। बैंक निफ्टी देखिए अच्छी मजबूती दिखा रहा है, लेकिन ये भी धीमे धीमे ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है।
21,242 का हाई बनाने के बाद अभी 21,170 के आसपास, फिर भी 100 पॉइंट ऊपर है। विदा लेंगे हम विकास सुमित बगड़िया और कुणाल सरावगी से। वागले साहब हमारे साथ बने रहेंगे, लेंगे एक ब्रेक जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नौ 9,100 के बेहद करीब है निफ्टी और सेंसेक्स 130 अंक मजबूत, तो बैंक निफ्टी 125 अंकों की मजबूती के साथ। अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल साहब। टिब्रेवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो बताएं सर, अच्छी तेजी के बाद बाजार थोड़ा सा वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं, क्या डायरेक्शन लग रहा है, क्या तेजी के रुझान के साथ ही बरकरार रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। ऑब्वियसली जनवरी के अगर आप बात से देखें तो मार्केट करीबन 12-12.5% रैली कर गया है। ये घरेलू इन्वेस्टर के लिए है, लेकिन अगर आप एफआई इन्वेस्टर के लिए देखें तो उनको करीबन 16-16.5% की बढ़त मिल गई है, बिकॉज रूपी लास्ट 3 महीने में करीबन 4 से 4.5% का एप्रिसिएशन हो गया है। तो इस स्ट्रांग रैली के बाद हमें लगता है कि एक मार्केट ब्रीदर लेना चाहिए, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन करना चाहिए, हो सकता है एक माइनर करेक्शन भी हो जाए, बिकॉज ग्लोबली थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस दिख रहा है। और जो ये ट्रंप होप था, लास्ट 2-3 बिल जो ट्रंप ने पास नहीं करवा पाए अपने पार्लियामेंट में, तो क्लियरली वो होप ट्रेड कहीं ना कहीं फेड होता हुआ दिख रहा है। उसके कारण ग्लोबल मार्केट में थोड़ी वीकनेस आ सकती है और उसका असर हमारे घरेलू मार्केट के बाजारों में भी पड़ सकता है। तो हमें लगता है कि नियर टर्म में एक ब्रीदर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप पॉजिटिव ट्रेंड लाइन की बात करें तो आज भी वो हमें काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। और हमें लगता है कि खाली इंडेक्स को ना देखें, ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहने वाला है। जिन कंपनियों के प्रॉफिट में बढ़ोतरी आएगी वो कंपनी के स्टॉक्स अच्छे करने चाहिए। और हमारा ये मानना है कि आने वाले नेक्स्ट 2-3 साल भी अगर आप गुड स्टॉक पिकर हैं तो यहाँ वेल्थ क्रिएशन की संभावना है। तो आने वाले 2-3 साल बहुत बढ़िया रह सकते हैं बाजार के लिहाज से। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से, उसको लेकर आपका क्या आउटलुक है? क्या आने वाला फाइनेंशियल ईयर इस फाइनेंशियल ईयर से बेटर होगा, आपकी अपेक्षाएं? क्लियरली हमें जो भी इंटरेक्शन अब हम कर रहे हैं, एक ट्रेंड जो उभर के आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर / कैपिटल गुड्स में लास्ट 5-6 साल से हम जो डिटोरेशन देख रहे थे, वो डिटोरेशन कहीं ना कहीं खत्म हो गया है और वहाँ पर अब इंक्रीमेंटल पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है। तो हमें लगता है ये जो एक क्षेत्र था कैपिटल गुड्स / इंफ्रा, जो काफ़ी टाइम तक दबा पड़ा था और खाली कंजम्पशन ही चल रही थी, अब हमें लगता है कंजम्पशन के साथ अगर इंफ्रा में अगर दम आ जाए तो मार्केट को काफ़ी बड़ा लीडरशिप मिल सकता है। सेकंड, अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज डिमोनेटाइजेशन के बाद ये एक सेक्टर है जिसे काफ़ी बेनिफिट हुई है। और खाली फाइनेंशियल सर्विसेज से मैं बैंकिंग की बात ना कर रहा हूँ, मैं बैंकिंग, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये होल गैमेट की बात कर रहा हूँ, जहाँ फिजिकल टू फाइनेंशियल सेविंग्स काफ़ी बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। और हमें लगता है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, काफ़ी बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो ये सेक्टर भी काफ़ी बेहतरीन करना चाहिए। तो अगर नेक्स्ट ईयर की आउटलुक देखें तो मार्केट का ट्रेंड लाइन एज आई सेड ऊपर नीचे थोड़ा मोमेंटम आ सकता है, जहां पर आपको करेक्शन भी मिल सकता है, बट ट्रेंड लाइन काफ़ी पॉजिटिव है। और नए साल में अगर मैक्रो अपने को सपोर्ट कर देंगे, जो अपने को दिख रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट में चाहे फिस्कल डेफिसिट में, तो नेगेटिव होने की कोई रीज़न नहीं है। सर, एक चीज बताएं, अब जो रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी अगले महीने में, उससे क्या उम्मीद है? क्या पिछली तिमाही के मुकाबले में बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद करनी चाहिए? यदि हाँ, तो खास तौर से कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद रखें तो बेहतर होगा? तो अगर मैं 3 महीने पहले आप सबको रिवाइंड करूं तो डिमोनेटाइजेशन के बाद हम जनवरी में जब अर्निंग सीजन में एंटर कर रहे थे तो मार्केट प्राइसेस काफ़ी लो थे और एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी लो था। उसके कंपेयर इंडियन कॉर्पोरेट इंडिया ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया और रिजल्ट्स अबव एक्सपेक्टेशन है। इस टाइम जो आपकी एक्सपेक्टेशन वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि मार्केट करीबन 12-13% नीचे से रैली कर गई है और आप अर्निंग सीजन में थोड़ी हाई एक्सपेक्टेशन से एंटर कर रहे हो। और लास्ट 30-40 दिन में जितनी भी कंपनियों से हमारा इंटरेक्शन हुआ,
काफ़ी मिक्स्ड व्यू फॉर्म होके आ रहा है। एक क्लियर ट्रेंड नहीं है कि सारे कॉर्पोरेट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फॉर एग्जांपल अगर मीडिया सेक्टर में देखें तो हर कंपनी मीडिया सेक्टर में लो एड ग्रोथ का कंप्लेन कर रही है, बिकॉज सारे लास्ट क्वार्टर में जितने बड़े एड स्पेंडर्स थे उन्होंने अपने बजट्स को पुल आउट कर लिया और नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया है। एनबीएफसीज, एमएफआईज में आपने देखा स्लो कलेक्शन है, वहाँ मोमेंटम कलेक्शन में आज भी नहीं पिक कर रहा है। उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स बात कर रही हैं, पेंट कंपनियां काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स बात कर रही हैं ऑन डिमांड। तो हमारे हिसाब से ये तिमाही के जब नतीजे आएंगे तो ये काफ़ी मिक्स्ड बैग होगा, एक क्लियर ट्रेंड आपको नहीं दिखेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना कोई भी सेक्टर में बहुत अनिवार्य है। हो सकता है लीडर आपको कुछ और दिखाए और थर्ड और फोर्थ प्लेयर उस सेक्टर में कुछ और रिजल्ट्स दिखाएं। तो ये काफ़ी मिक्स्ड बैग रहने वाला है। एक आपको इस तिमाही के रिजल्ट्स के बाद एक क्लियर ट्रेंड नहीं दिखना चाहिए हमारे हिसाब से। ओके सर, और बैंक्स पर अपना व्यू बताइए। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जिस तरह से खबरें आई हैं कि सरकारी बैंकों में सरकार पूंजी डाल सकती है, बैड बैंक की बातें फिर से उभर कर आती हुई, सरकारी बैंकों को इस समय आप जैसे फंड मैनेजर्स देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, या आपको लगता है कि इनको ट्रेडर्स के लिए ही छोड़ देना चाहिए और आप जैसे लोग बढ़िया क्वालिटी वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर भरोसा कर रहे हैं? दोनों पर राय दीजिए सर। तो अगर आप लास्ट 5-6 साल से देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और स्पेशली वो प्राइवेट सेक्टर बैंक जहां रिटेल ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने वो कॉर्पोरेट के एनपीए साइकिल में नहीं फंसे। हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 12 से 18 महीने में ये जो कॉर्पोरेट एनपीए साइकिल अपने फ्लैग एंड में है और उसका अंत होना चाहिए। और क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखें तो 1954 से ये सबसे लोएस्ट क्रेडिट ग्रोथ के आप लेवल पर हो, जो कि करीबन 4% के लेवल पर लास्ट जो आरबीआई रिपोर्ट डेटा आई, दिस इज लोएस्ट सिंस 1954। तो हमारा मानना है कि अगर WPI 6 से 7% ऑलरेडी हमें दिख गया है तो नेक्स्ट ईयर वर्किंग कैपिटल डिमांड जो कॉर्पोरेट सी होंगी वो काफ़ी हायर होना चाहिए जो लास्ट 2-3 साल में हम देखें, और उसके कारण बैंक क्रेडिट ग्रोथ शुड बी मच हायर। अगर वो अजम्पशन लेके चलते हैं तो कॉर्पोरेट बैंक्स जो हैं, चाहे वो PSU में हो या प्राइवेट में हो, वहाँ क्रेडिट लोन ग्रोथ हमें दिखना चाहिए। और इंक्रीमेंटली हमारा व्यू ये है कि गवर्नमेंट का नेक्स्ट जो माइलस्टोन है वो ऑब्वियसली एनपीए साइकिल को रिजॉल्व करना है। अब वो चाहे बैड बैंक के थ्रू आए या कोई कमेटी फॉर्म करके जो एसेट को अप्रूव कर पाए, काफ़ी चीज़ों की बात चल रही है। लेट्स सी कौन सा स्टेप गवर्नमेंट लेती है ये एनपीए साइकिल पर। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारा फोकस आज अगर स्ट्रक्चरल बेसिस पर देखें तो टॉप 2-3 PSU बैंक्स को छोड़ के नीचे वाले लेवल्स के PSU बैंक्स पर नहीं है। हो सकता है वहाँ पर आप ट्रेडिंग के लिए आप पोजीशन ले ले, बट स्ट्रक्चरली अगर नेक्स्ट 3 से 5 साल की आप बात करें तो उनमें काफ़ी बड़ा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है। और हमें लगता है कि बेटर है कि आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और ऊपर के जो 2-3 स्ट्रॉन्ग PSU बैंक्स हैं उनसे अपने पोर्टफोलियो को बैंकिंग सेक्टर का ओवरवेट करें। पंकज जी, एक सेक्टर जो फिर से सुर्खियों में आ रहा है, एविएशन, क्या आपकी नजर पड़ी है? क्या व्यू रखते हैं आप इस पे? क्या निवेश के मौके हैं माहौल को देखते हुए? ये सेक्टर एक काफ़ी अच्छे पॉइंट पर है। अगर आप देखें तो जो लीडर है वो करीबन 40% मार्केट शेयर पर है, और लास्ट 6-8 महीने में उसकी कैपेसिटी एडिशंस काफ़ी स्ट्रांग हुई है। उसके कारण लीडर काफ़ी बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है यील्ड्स पर इन टर्म्स ऑफ टिकट प्राइसिंग। तो अगर आप देखें तो लीडर की यील्ड्स हैव फॉलन बाय अराउंड 15 to 20%। और अगर आप नेक्स्ट 2-3 जन के देखें तो वो भी सफ़र कर रहे हैं बिकॉज लीडर प्राइसिंग कट कर रहा है। जब तक इस सेक्टर में वो अगर डिसिप्लिन नहीं आता इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, तो हमें लगता है कि 2-3 जो प्लेयर हैं उनको सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा, बिकॉज उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ नहीं है। लीडर की तो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है। तो जब तक ये सेटल नहीं होता है, ये सेक्टर पर स्ट्रक्चरली पॉजिटिव कॉल लेना बहुत मुश्किल है। क्रूड ऊपर नीचे होता रहेगा, बट प्राइसिंग डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और लीडर की कैपेसिटी एडिशंस नेक्स्ट 6 महीना भी काफ़ी स्ट्रांग है, जो नए फ्लाइट्स आ रहे हैं उनके में। तो ये देखने वाली बात होगी कि लीडर कैसे प्राइसिंग डिसिप्लिन एग्जर्ट करता है। अगर वो ठीक से कर ले तो ये सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, बिकॉज पैसेंजर ग्रोथ जो है वो 20% के ऊपर है, तो काफ़ी स्ट्रक्चरली स्ट्रांग मोमेंटम ऑन द डिमांड साइड है, बट सप्लाई साइड और प्राइसिंग साइड इज समथिंग वी नीड टू वॉच आउट फॉर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को बाजार और तमाम सेक्टर पर अपनी राय देने के लिए। इस बीच बाजार फिर से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, दिन के हाई पॉइंट पर आ गए हैं। थोड़ी सी मजबूत शुरुआत के बाद प्रॉफिट बुकिंग और फिर से खरीदारी, तो अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की आज के सेशन में। पहला सलामी फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। तब ब्रेक के बाद आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।